तो जो वो नेहरू कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के रूप में मुस्लिम सांप्रदायिकता स्टेट बन गई है, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में भी ये कोशिश चल रही है कि हिंदू सांप्रदायिकता स्टेट क्यों नहीं बन पा रही। गांधी कह रहे हैं कि जाति का विरोध नहीं करना है, लेकिन खुद जाति से बाहर है। सहभोज का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद सहभोज कर रहे हैं। वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आप इंडिविजुअली अगर जाति का विरोध या प्रथाएं जो है इनका विरोध आप करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, और उसके एवज में समाज जो आपको दंड दे वो आप स्वीकार कर लीजिए। गांधी जी समाज सुधारक नहीं थे, समाज सुधार करते थे, समाज बिगाड़ने वाले नहीं थे, लेकिन वो भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उनका पहला गोल ये था। जब हमने तय कर लिया है कि आजादी की लड़ाई की बुनियादी शर्त हिंदू मुस्लिम एकता है, तो बड़े से बड़े षड्यंत्र, बड़े से बड़ा खून का घूंट पीने के बाद भी, बड़ा से बड़ा खाओ खाने के बाद भी हमें हिंदू मुस्लिम एकता के गोल से पीछे नहीं हटना, ये गांधी ने कहा है। गांधी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जब 5000 साल से यहीं के लोग हैं, यहीं रहते आए हैं, और 1000 साल से हिंदू मुसलमान भी रह रहे हैं, तो जब हम देश हैं ही एक, तो अलग होने का क्या सवाल है। और जितना कह रहे हैं कि अलग ही देश है, हम एक कभी है ही नहीं, हिंदू अलग होता है, मुसलमान अलग होता है। एनएन इंटरव्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बातचीत करने वाले हैं, पीयूष बबेले इस किताब के लेखक हैं। इस किताब का नाम है गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता। बहुत सारी बातें हैं इस किताब के बारे में करने को। पीयूष हमारे साथ हैं। स्वागत है पीयूष आपका न्यूज़ लॉन्ड्री पर। आज के समय में जब गांधी को लेकर एक तरह से पूरे इतिहास को लेकर ही पुनर्पाठ चल रहा है, पुनर्लेखन की प्रक्रिया चल रही, तब आपको क्यों लगा कि यह किताब लिखी जानी चाहिए और इस पर बातचीत होनी चाहिए और इसके जरिए गांधी के कुछ और पहलुओं को सामने लाया जाना चाहिए? जो हिंदुस्तान में पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं, सीए एनआरसी के समय हुआ, हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज हैं, जेएनयू में, डीयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से पुलिस का घुसना हुआ, पीएचडी करने वालों को जिस तरह से हिकारत की निगाह से देखा गया, बुद्धिजीवी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। और पलट के देखते हैं तो 1919, 1920, ठीक 100 साल पहले के भारत में यही हो रहा था। जैसे आज हम बुलडोजर देख रहे हैं, उस समय जनरल डायर या जो दूसरे पंजाब के गवर्नर थे, वो लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी में अगर एक दंड दिया जा रहा है, छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है 5 किलोमीटर तक पैदल चल के आओगे, प्रोफेसर्स को भी दंडित किया जा रहा है। ये बातें 100 साल पहले अंग्रेज कर रहे थे, वो भी जो तानाशाही के मोड में थे, तब कोई बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। वो चीजें हम 2020, 2018, 2019, 23 इस भारत में लगभग वैसी चीजें देख रहे हैं। तो मुझे आया कि हम, गांधी राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने आजादी दिलाई, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा अगर परिस्थितियां उसी तरह की हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के तरीके उसी तरीके के हैं, तो गांधी जी के तरीके से जिससे उनसे निपटा, कम से कम उनका एक बार फिर से अवलोकन करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि 100 साल बाद आज स्थितियां कमोबेश वैसी ही हैं, लेकिन आज की स्थिति में हिंदुस्तान में कम से कम कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म हम नहीं कह सकते। कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म उस तरह का नहीं है, क्योंकि ये आज एक पक्ष का, और इसको मेजॉरिटी का कम्युनलिज्म आप कह सकते हैं कि बहुसंख्यकवाद का जो कम्युनलिज्म है आज वो ज़्यादा दिखता है। दूसरे पक्ष का कम्युनलिज्म, मैं ये नहीं कहता हूँ दूसरे पक्ष में कम्युनलिज्म नहीं है या वहाँ नहीं होगा, लेकिन वो इस तरह से कॉम्पीट नहीं कर रहा है, वो इस तरह से असर्ट नहीं कर रहा है, वो इस तरह से अपने को मतलब सामने आकर उसका प्रदर्शन नहीं कर रहा है जैसा कि 47 के पहले चल रहा था। तो इसको आपने थोड़ा सा कहीं इस चीज़ को टैकल करने की, हैंडल करने की कोशिश की गांधी के नज़रिए से, और गांधी के भारत के संदर्भ में जो उस समय का था और आज का जो हम देख रहे हैं? तो 16 सितंबर 1948 को गांधी जी आरएसएस के कैंप में गए दिल्ली में। जी जी। और वहां उन्होंने भाषण दिया। तो जो सवाल आपने पूछा, लगभग इस सवाल का जवाब गांधी जी वहां दे रहे हैं। गांधी जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बन गया है, बहुत बुरी चीज थी जो हो गई, लेकिन अब हो गई तो हो गई। अब आप लोग ये कहते हैं कि ये तो अब हिंदू ही यहाँ रहेंगे, मुसलमानों को या तो ना रहें, और रहना है तो गुलाम बन के रहें। तो अगर ऐसा वो भी बुरे बनते और हम महाबुरे बन जाए, अगर इसी पे चलना है, तो मेरे लिए तो यहाँ कोई जगह है नहीं हिंदुस्तान में रहने की। मैं तो ऐसे इसमें रहना नहीं चाहता। आज आप मुसलमान को भगाना चाहते हैं, कल आप ईसाई को भगाएंगे, पारसी को भगाएंगे।
ये बात गांधी जी उसमें कह रहे हैं। और मैं सांप्रदायिकता के प्रश्न पे आपके हाँ हाँ। पॉइंट आता हूँ। इस बात को नेहरू ने बड़े सिस्टमेटिकली एड्रेस किया इस बात को, और बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा। ये आजादी के तुरंत बाद के एक भाषण को मैं कोट कर रहा हूँ। नेहरू उसमें कहते हैं कि जब कोई मुल्क गुलाम होता है तो राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और उसको गुलामी से जो संघर्ष होता है उसमें बड़ी ताकत देती है। लेकिन जब मुल्क आजाद हो जाती हैं तो ये राष्ट्रवाद की जगह राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र निर्माण ले लेता है। और अगर राष्ट्र निर्माण की जगह राष्ट्रवाद बना रहता है तो उसमें खतरा इस बात का होता है कि जो बहुसंख्यक आबादी है वो स्वयं को ही राष्ट्र घोषित कर देती है, जी। और उसका राष्ट्रवाद अल्पसंख्यकों को दबाने में व्यक्त होता है। दूसरी बात उन्होंने जो अभी आपने कहा कि मेजोरिटी ही है, उस तरह का कॉम्पिटिटिव सांप्रदायिकता नहीं है, तो गांधी ने बिल्कुल, नेहरू जी ने उसमें बड़ा स्पष्ट कहा कि पर कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि सारे लोग वो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम गांधी की उस डाली गई धारा से अलग नहीं जा पाता कोई। तो उस प्रश्न को भी वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ वो सांप्रदायिकता नहीं थी, छुआछूत और जो हमारे अंदर वर्ण व्यवस्था थी उसको लेकर जो गांधी के प्रयास थे। थोड़ा सा उस पर अगर आपने इस किताब में जो लिखा है उसके बारे में बताएं। अगर हम जो ऑब्जेक्टिव व्यू है आज का उसमें देखें, या जिसे हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, तो है या नहीं मैं नहीं जानता, जिसे कहते हैं तो बहुत जटिल लगते हैं और आपस में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं। लेकिन अगर आप उस समय को देखें और होलिस्टिक व्यू से देखें तो ऐसा नहीं। जो गांधी इंटरकास्ट मैरिज का समर्थन नहीं कर रहे हैं 1915-1920 के आसपास तक, वही अपने जीवन के अंतिम समय में कह रहे हैं कि मैं जब तक इंटरकास्ट शादी नहीं होगी तो मैं जाऊंगा नहीं। ये उनका बढ़ना है। अब इसमें एक चीज वो और कहते जाति को लेके, मुझे बहुत, जब मैंने पढ़ा तो मुझे दिलचस्प लगा और चौंकाने वाला भी लगा। फिर मैं एक बात और जोड़ देता हूं कि गांधी जी समाज सुधारक नहीं थे। समाज सुधार करते थे, समाज बिगाड़ने वाले नहीं थे, लेकिन वो भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उनका पहला गोल ये था, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता का विरोध, छुआछूत की समाप्ति, उत्तर दक्षिण का मिलाप, ये सब उस गोल के लिए थे। तो उन्होंने जो कोशिश की आके, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की थी जिससे सब जातियां, सब धर्म, सब क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में लड़ जाएं, जितना मैं अपनी छोटी बुद्धि से समझ पाता हूं। तो उन्होंने फाल्ट लाइंस पे हमला नहीं की। जो सावरकर के साथ गांधी के रिश्ते थे और सावरकर की का जो पूरा हिंदुत्व का जो पूरा उत्कर्ष था और उससे गांधी जी का के जो मुठभेड़ थी या उस पर जो उनका नजरिया था, उसको अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं। सावरकर पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे। आज कोई कुछ भी कहे, वो अपने उसमें आप कथाएं बार बार लिखते हैं कि मुझे पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं माना जा रहा है, और साथ में ये भी कहते हैं कि मैं तो हत्या से जुड़े हुए किसी मामले में अंदर किया गया था, अपराध के मामले तो में उसमें जी अपराध के मामले, तो पॉलिटिकल प्रिजनर वो थे नहीं। जो आज कहते हैं कि गांधी ने नेहरू ने चक्की नहीं पीसी, उन्होंने पीसी, तो अलग है। लेकिन वहां गांधी और विट्ठल भाई पटेल दो लोग सरकार, बड़े गांधी जी ने तो बाकायदा उनका अखबार था, उसमें पत्र लिखा, अपना बयान उनका जारी हो रहा है कि आप सावरकर बंधु हैं। दो भाई थे, गणेश दामोदर सावरकर और वीडी सावरकर, इन दोनों को छोड़ा जाए और इनको पॉलिटिकल प्रिजनर ही माना जाए। और गांधी जी ये भी लिखते हैं कि जब इनने ये फार्म भरते समय ये कहने को तैयार हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे, हम उनके ओबीडियंट बन के रहेंगे, तो इनको छोड़ दिया जाए, कि इस पर विचार किया जाए। कहीं कहीं गांधी इतने शानदार, इतने प्रभावी जो कम्युनिकेटर थे, वो उनके कम्युनिकेशन में कहीं कहीं कुछ खोट थी क्या, कहीं कोई प्रॉब्लम थी, कहीं कोई कमी रह गई? अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो शायद गांधी पूरे जीवन भर हिंदू कट्टरपंथी और मुस्लिम कट्टरपंथी दोनों को ही कम्युनिकेट नहीं कर पाए। क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद जो शोक पुस्तिका में या पत्र लिख रहे हैं, तो जिन्ना लिख रहे हैं कि मैं दुनिया के सबसे महान हिंदू के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और गोडसे उन्हें गोली मार रहा है तो ये कह के मार रहा है कि ये मुस्लिम परस्त थे। तो ये तो उनकी मौत बताती है कि दोनों कट्टरपंथी उन्हें पसंद नहीं कर रहे। 1937 बहुत महत्वपूर्ण साल है आज़ादी के पहले, जब प्रांतीय चुनाव हुए, असेंबलीज के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो परचम लहराया और उसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में जो परचम लहराया, वो एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आपका किताब बताती है कि रहा मुस्लिम लीग की पूरी राजनीति की दिशा बदलने वाला। इसी साल कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सरकारें बनी है, कांग्रेस सरकार है,
और दूसरी चीज, इसी समय सावरकर जेल से छूट रहे हैं और जिन्ना वापस आ रहे हैं इंग्लैंड से भारत, जो कि इरिलेवेंट हो गए थे पॉलिटिक्स में। और इस चुनाव में हिंदू महासभा भी जा रही है, कांग्रेस भी जा रही है और मुस्लिम लीग जा रही है। मुस्लिम लीग सॉफ्ट मुस्लिम एजेंडे पे जा रही है और हिंदू महासभा सॉफ्ट हिंदुत्व पे जा रही है। माने उनकी मांगों में हिंदुओं के लिए अतिरिक्त किया जाए इतना ही तक है, उनके में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त किया जाए यहीं तक है। और मेन पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस के जो संगठन करता है, जो उसके बॉस हैं, बॉस शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि राजमोहन गांधी जी ने पटेल सरदार, जो सरदार पटेल की किताब में थी पटेल अलाइव, उसमें उस समय के सरदार पटेल को कांग्रेस का बॉस कहा है। चैप्टर का नाम है द बॉस। तो बॉस कांग्रेस के सरदार पटेल हैं। महात्मा गांधी उस पार्टी के मेंबर भी नहीं है, वो 1934 में मेंबरशिप छोड़ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू फेस है, सारी रैलियां सभाएं उनके नाम पे हो रही हैं और वो यूथ आइकन है, लोग उनके पीछे दीवाने हैं। और ये आलम है दीवानगी का कि नेहरू लिखते हैं कि नेहरू तुम्हें सीजर नहीं बनना है, तुम्हें तानाशाह नहीं बनना। दूसरे आइकॉन है वो सुभाष चंद्र बोस हैं, जो नेहरू के साथ बराबर उनसे थोड़ी कम सभाएं वो कर रहे हैं। और ये सेकुलर पॉलिटिक्स बम्पर मेजोरिटी से जीतती है, क्योंकि कोई जो दूसरे जो हिंदुत्ववादी ताकतें थी या मुस्लिमवादी ताकतें थी, उन्हें कुछ टेक अवे नहीं था उसमें, और गांधी नहीं। वहां से इन्हें लगा कि अगर हम कट्टर नहीं होंगे मुस्लिम लीग को भी और सावरकर को भी, तो हमें इलेक्शन में कुछ मिलने वाला नहीं। और वहां से जिन्ना ऐसी शर्तें लेके आते हैं जिनको पूरा ना किया जा सके और उस पर अड़े रहते हैं। ये 15 अगस्त 1947 में भारत के विभाजन तक ये उनका स्टैंड कायम रहता है। हालांकि गांधी खुद भी कहते हैं कि मैं बहुत धैर्य लेकर जाता हूं जिन्ना भाई के पास। वो बार बार जिन्ना भाई कहते हैं क्योंकि दोनों की उम्र में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था और दोनों ही गुजराती थे, तो कल्चरली लैंग्वेज वाइज भी आसपास के लोग थे। तो गांधी को कहीं न कहीं अंदर से भरोसा था कि वो जिन्ना को मना लेंगे। वो कहते भी कहीं फिर भी लगा कि कोई कसर रह गई। बड़े, क्योंकि ये कोई फिल्मी चीज तो है नहीं कि 3 घंटे फिल्म खत्म हो जाने चाहिए, बहुत जटिल परिस्थितियां होती हैं, चूकें हुई होंगी। लेकिन मेजर चीज क्या थी? मेजर ये थी कि जिन्ना पाकिस्तान चाहते थे और अंग्रेज उन्हें पाकिस्तान दिलाना चाहते थे। भारत का हिंदुत्ववादी संगठन भी हिंदुत्व की मांग उठा के उसको आगे बढ़ा रहे थे। और अम्बेडकर साहब ने एक बात अच्छी लिखी है कि सन 24 से लेकर सन 47 तक इतने दंगे हुए हैं। उन्होंने गांधी जी ने 26 में लिखा कि मैं सांप्रदायिकता की गुत्थी को सुलझाना चाहता हूं, लेकिन कई बार जो अच्छे से अच्छा चरखा काटने वाला होता है उसके तकवे में भी जब धागा फंस जाता है तो वो उलझ जाता है। जब बहुत उलझ जाता है तो जो समझदार होता है उसे छोड़ देता है कुछ समय के लिए, फिर बाद में काम करता है, क्योंकि उस समय सुलझाते हैं तो चीज उत्पन्न होती है। गांधी का पूरा जीवन वो एक तरह से फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अब वो जाके अग्निशमन दस्ते की तरह कोई आग बुझाते हैं, लेकिन दूसरा कहीं जाके आग लगा के आ जाते हैं। हालांकि 47 में 48 से पता चला कि हमने भी वही किया जो 2000 साल पहले यहूदियों ने किया उसी शुक्रवार को। तो हाँ, तो उसी शुक्रवार को। तो ये चीजें हैं कि गांधी भाई जी के लड़के दिखा दिया और लड़ते हुए मर के दिखा दिया। कमियां तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, वो तो बहुत आसान सा काम है। फ्री में इतना ही मिलेगा। अगर पूरा इंटरव्यू देखना है बिना काटे पीटे तो सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री को। क्यों? क्योंकि हमारा स्लोगन है मेरे खर्च पे आज़ाद है खबरें, यानी आपके खर्च पे आज़ाद है खबरें। हम ऐड या विज्ञापन नहीं लेते। हमारी सारी पत्रकारिता, सारा जर्नलिज्म आपके खर्च पर इंडिपेंडेंट है। तो पूरा इंटरव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लिंक पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।